हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इससे पहले हमने एक वीडियो में समझा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है, कहाँ से मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आया। तो हमने समझा कि 1929 के पहले ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था कि अलग थ्योरीज आपको मैक्रो के लिए पढ़ना है और अलग थ्योरीज मैक्रो के लिए पढ़ना है। बट जैसे जैसे टाइम चेंजेस हुआ 1929 में एक डिप्रेशन आया। तो डिप्रेशन आने के बाद ऐसा मांग होने लगा कि नहीं, देयर शुड बी सम डिफरेंट थ्योरीज फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कुछ अलग थ्योरीज होनी चाहिए। तो अब आज हम लोग एनसीईआरटी को स्टार्ट करने वाले हैं। वी विल रीड प्रॉपर्ली एवरी चैप्टर। हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो कि है इंट्रोडक्शन। इसमें वही चीज़ों को हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। कल हमने एक ओवरव्यू देखा था, आज सिस्टमैटिक वे में सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए, यू मस्ट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड टू अ स्टडी ऑफ बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये बोला जा रहा है बेसिकली कि हमने पहले भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, तो हम लोगों को पहले ही इंट्रोड्यूस करवाया गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट। This chapter begins by giving you a simplified account of how macroeconomics differed from the microeconomics that you have known। तो इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चैप्टर हम लोगों को बताने वाला है कि कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है और मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अलग है, आपस में कैसे अलग है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोगों को डिटेल में यहाँ पे बताने वाला है ये चैप्टर। तो ध्यान से देखते हैं। दिस चैप्टर begins by giving you a simplified account of how macroeconomics differs from the microeconomics that you have known. Those of you who will choose later to specialize in economics for your higher study will know about the more complex analysis that are used by economics to study macroeconomics today. But the basic question of the study of macroeconomics would remain the same, and you will find that these are actually the broad economic question that concern all citizens. Will the prices as a whole rise or come down? Is the employment condition of the country as a whole or some of the sector of the economy getting better or it is worsening? What could be the reasonable indicator to show that economy is better or worse? What steps, if any, can the state take or the people ask for in order to improve the state of economy? These are the kind of questions that make us think about the health of country's economy as a whole. These questions are dealt within macroeconomics at different level of complexity. तो बेसिकली ये पूरे पैराग्राफ हम लोगों को ये बताना चाह रहा है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके लिए हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं। तो बोला जाता है कि कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हो सकता है कि लेवल थोड़ा सा बढ़े, बट द बेसिक ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज आवर बेसिक ऑब्जेक्टिव? आवर बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन। क्या क्या? तो और ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं हर एक सिटीजन को अफेक्ट करता है या मन में कहीं ना कौतूहल बस कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो वो बेसिक क्वेश्चंस का हम लोग स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस के बारे में ही बताता है। अब बोलता है कि यस, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो थ्योरी का थोड़ा सा आपको अलग वर्जन पढ़ने को मिल सकता है, कुछ अलग थ्योरीज मिल सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव सेम रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, किन किन क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, जो एक जनरल हम लोगों के माइंड में आता है, क्या आता है? देखिए ध्यान से कि विल द प्राइसेस एज अ होल राइज और कम डाउन। प्राइसेस क्या होने वाला है? प्याज का दाम बढ़ेगा या घटेगा? मन में एक विचार चलता है। Is the employment condition of country as a whole or some of the sector of the economy getting better or it is worsening?
क्या है एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन, कैसे ये अफेक्टेड हो रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, कैसे हो रहा है। व्हाट वुड बी द रीजनेबल इंडिकेटर टू शो दैट इकोनॉमी इज बेटर और वर्स, कैसे हम पता करें कि कोई इकोनॉमी बेहतर है, कोई इकोनॉमी पीछे चल रहा है, कहीं ना कहीं डिमेरिट है। What steps, if any, can the state take or the possible ask for in order to improve the state of economy? क्या स्टेप लेने चाहिए एक इकोनॉमी को टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ दैट इकोनॉमी, कोई भी उस इकोनॉमी के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए वहां के स्टेट को क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए। These are the kind of question that makes us think about the health of country's economy as a whole. तो कहीं ना कहीं ये सारा क्वेश्चंस है जो इकोनॉमी के कंडीशन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को डिफाइन करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे, अगर हम आप लोग कभी ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स लेते हो तो हो सकता है कि आप लोगों को ये थोड़ा सा हायर और डिटेल में पढ़ना हो, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट यही है, हम लोग इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना चाहते हैं जिससे एक इकोनॉमी इफेक्ट हो रहा है, उस इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन दिस बुक यू विल बी introduced to some of the basic principles of macroeconomic analysis. The principles will be stated as far as possible in simple language. Sometimes elementary algebra will be used in the treatment for introducing the reader to some rider. मतलब इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आप पढ़ेंगे जब कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, तो वहां पे आपको देखेगा एक लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो अलजेब्रा को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि आप में मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेके थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो। इफ वी ऑब्जर्व द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री एज अ होल, if we observe the economy of a country as a whole, it will appear that output level of all the goods and services in the economy have a tendency to move together. बोलता है जब हम लोग एक इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं, बेसिकली स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पे एक ऐसा है कि अगर प्याज का दाम बढ़ रहा है तो हो सकता है आप देखोगे कि सारी चीजों का दाम बढ़ रहा है, मतलब मोर और लेस बहुत सारी चीजों का भी दाम बढ़ रहा है। तो बोलता है किसी भी इकोनॉमी में ये जनरल टेंडेंसी होता है, क्या होता है कि अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपस में बहुत सारे चीजों का भी प्राइस बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल देके समझाया है। फॉर एग्जांपल, इफ आउटपुट ऑफ फूड ग्रेन इज एक्सपीरियंसिंग अ ग्रोथ, it is generally accompanied by rise in the output level of industrial good. Within the category of industrial good, also output of different kind of goods tend to rise or fall simultaneously. Similarly, prices of different goods and services generally have a tendency to rise or fall simultaneously. तो जैसे अगर ग्रेन का क्वांटिटी बढ़ा तो ये इंडस्ट्रियल, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड जितने भी चीज है, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, उनका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन पे क्या डिपेंड करता है, प्राइसेस डिपेंड करता है। तो प्राइसेस अगर एक के प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रहा है तो कहीं ना कहीं जनरली हम लोग एक ट्रेंड के अनुसार बोल सकते हैं कि इकोनॉमी में ऐसा हो रहा है कि सारे चीजों में फ्लक्चुएशन आ रहा होगा। तो ये हम लोग ऐसे एक रफ भाषा में बोल सकते हैं। क्लियर है ना? ऐसा सही ही होगा या गलत ही होगा, ऐसा कोई 100% एश्योरिटी नहीं है। तो देखिए वही बताया गया है यहाँ पे कि एग्जांपल, विद इन द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल गुड also output of different kind of goods tend to rise or fall simultaneously. Similarly, prices of different goods and services generally have a tendency to rise or fall simultaneously. एक साथ बढ़ता है घटता है। We can also observe that employment level in different production unit also goes up or down together.
इफ एग्रीगेट आउटपुट लेवल, प्राइस लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल, और आप मैक्रो इकोनॉमिक्स जब भी पढ़ रहे हैं ना तो आपको एक बात एकदम दिमाग में बैठा लेना है, क्या कि प्रोडक्शन जो है वो करता धरता है। किसका किसका करता धरता है? प्रोडक्शन के कारण ही, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से ही हमारा एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के कारण ही मेरा क्या है, इनकम रिलेटेड है। तो ये तीनों आपस में कोरिलेटेड है। क्लियर है ना? तो देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ एग्रीगेट आउटपुट लेवल, प्राइस लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल। बेसिकली प्राइस लेवल क्या है? जो एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं, और एक्सपेंडिचर कब करते हैं? जब हम लोगों के पास इनकम होता है। तो ये तीनों आपस में रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इफ एग्रीगेट आउटपुट लेवल, प्राइस लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी bear close the relationship to each other, then the task of analyzing the entire economy becomes relatively easy. बोलता है जैसे ये सारे जो गुड्स हैं वो आपस में कोरिलेटेड, क्योंकि अभी मैक्रो मतलब बहुत सारी चीजों का हम लोगों को स्टडी करना है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक वस्तु को हम एनालाइज करें कि उसका ट्रेंड कैसा जा रहा है। तो अगर ऐसा हो कि एक गुड्स से हम कहीं ना कहीं रिलेट कर पाए दूसरे गुड्स को, या हम ज्यादा गुड्स को कवर कर पाए एक गुड के तौर पे, तो हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्टडी होगा वो इजी हो जाएगा। क्लियर है ना? देखिए, इफ बिकम्स रिलेटिवली इजी इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद द above mentioned variable at individual disaggregated level, we can think of a single good as the representative of all goods and services. We can think all goods and services. All goods and services produced within the economy. These representative goods will have a level of production which will correspond the average production level of all goods and services. Similarly, the price or employment level of this representative good will reflect the general price and employment level of the economy. तो बोलता है भाई साहब, आप जब स्टडी कर रहे हो तो बहुत सारे पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं सारे का ट्रेंड पता करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मेरे लिए आसानी कब होगा? जब हम एक गुड को रिप्रेजेंटेटिव गुड के तौर पे ले लें और उसके ट्रेंड को हम पता करें, और उसके ट्रेंड के बिहाव पे हम सारे गुड्स और सर्विसेज के ट्रेंड को बताएं। क्लियर है ना? और वो जो गुड होगा हमारा गुड क्या कहलाएगा? रिप्रेजेंटेटिव गुड कहलाएगा। तो देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस रिप्रेजेंटेटिव गुड विल हैव अ लेवल ऑफ प्रोडक्शन, उसका कुछ प्रोडक्शन लेवल होगा which will correspond to the average production level of all the goods and services. Similarly, the price or employment level of this representative good will reflect the general price and employment level of the economy. Clear है ना? Next देखते हैं, next क्या बताया जा रहा है? In macroeconomics, we usually simplify the analysis of how the country's total production and the level of employment are related to attributes called variable like prices, rate of interest, wage rates, profit and so on by focusing on a single imaginary commodity and what happens to it. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझिए। क्या बता रहा है कि इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी यूजुअली सिंप्लीफाई द एनालिसिस ऑफ, क्या सिंप्लीफाई करते हैं? ऑफ हाउ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन, ध्यान देना है, हाउ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रिलेटेड। किससे रिलेटेड करता है? मतलब प्रोडक्शन करता धरता है भाई साहब। तो हम ये अंदाजा लगाने का प्रयास करते हैं क्या कि प्रोडक्शन के आधार पे प्राइस में क्या चेंजेस आ रहा होगा, प्राइस कैसे फ्लक्चुएट कर रहा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इन्वेस्टमेंट में यूज होता है, और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा है।
तो हम एक रिप्रेजेंटेटिव गुड को पढ़ के ये पूरे वेरिएबल्स का वैल्यूज या फिर ट्रेंड डिटरमाइन करने का प्रयास करते हैं। क्लियर है ना? We are able to afford this simplification and thus usefully abstain from studying what happens to the many real commodities that actually are bought and sold in the market, because we generally see that what happens to the prices, interest, wages and profit etc. for one commodity more or less also happens for the other। तो इसमें कोई नया बात नहीं बता रहा, वही कहानी बता रहा है कि एक रिप्रेजेंटेटिव गुड को आप स्टडी करो, उसका ट्रेंड स्टडी करो और उसके बिहाफ में आप सारी चीजों को डिटरमाइन करो, क्योंकि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है सारे गुड्स को स्टडी करना। क्लियर है ना? थोड़ा सा इस पेज का क्वालिटी खराब है, बुक में भी प्रिंटिंग ऐसा था तो आप लोगों को थोड़ा सा समस्या हो सकता है, उसके लिए माफ कर दिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। Inflation, like when prices are going up, abstain from studying what happens to the many real commodities that actually are bought and sold in the market, because we generally see that what happens to the prices, interest, wages and the profits etc. for one commodity more or less also happens for the other, particularly when these attributes starts changing fast, like when prices are going up in what is called an inflation, or employment and production levels are going down, heading for a deflation. In general, direction of the movements of these variables for all individual commodities are usually of the same kind as are seen for the aggregates for the economy as a whole। तो बोलता है आप उनके ट्रेंड के बेसिस पे, आप एक रिप्रेजेंटेटिव गुड के बेसिस, ट्रेंड के बेसिस पे आप बता सकते हो कि इकोनॉमी में क्या कहानी चल रहा है। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या इकोनॉमी डिप्रेशन की ओर जा रहा है, तो इकोनॉमी में कंडीशन कैसा है। तो देखिए यहाँ पे इन्फ्लेशन को आपको थोड़ा सा समझना है। इन्फ्लेशन क्या होता है हमारा कि जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटी, जनरल राइज इन द प्राइस लेवल। क्लियर है ना? मतलब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज कर रहा है। तो और पता कैसे करेंगे? क्या सारी चीजों को हम देखेंगे? नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक वस्तु को ले लिए और अब आगे आपको अभी और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेगा। आप बोलेंगे कि एक वस्तु से पूरे इकोनॉमी को डिफाइन करना ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो सही है बात। तो आगे थोड़ा सा और बोलेगा कि हाँ भाई साहब ऐसा कहानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेक्टर में डिवाइड करते हैं। अब एक सेक्टर के एक प्रोडक्ट को निकालते हैं, उसका ट्रेंड पढ़ते हैं, तब तो सिंपल हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि ये इस सेक्टर का पार्टिकल है, यहाँ पे इसका जो कहानी होगा वही उस पूरे सेक्टर में कहानी चल रहा होगा। क्लियर है ना? बट फिलहाल अभी वो आपको नहीं बताया, थोड़ा सा आगे आपको ये चीजें बताएगा कि आप सेक्टर में डिवाइड करके चीजों को पढ़ते। अभी क्या बताया कि आप रिप्रेजेंटेटिव गुड्स को, ट्रेंड को स्टडी कीजिए और उसके बिहाफ में आप पूरे इकोनॉमी को स्टडी कीजिए कि पूरे इकोनॉमी में क्या कहानी चल रहा है। We will see below why sometimes we also depart from this useful simplification। क्यों हम लोग छोड़ देते हैं, जबकि ये सिंपल है, गुड को पढ़िए और पूरे मार्केट का कहानी बताइए, बट ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि when we realize that the country's economy as a whole may be seen as composed of distinct sector, जब मेरे को पता है कि मेरा जो इकोनॉमी है that is composed of distinct sector, for certain purpose the interdependence of or even rivalry between two sector of the economy, एग्जाम्पल आपको दिया दो सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, राइवलरी है। तो अगर हम एक गुड के बेसिस पे बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ऐसा होगा एग्रीकल्चर गुड्स के बहाने, तो ये तो हौच-पौच हो जाएगा। तो बोलता है वही कि हम लोग कभी कभी इस चीजों से हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? तो अब आपको यहाँ पे कहानी बताया गया है कि फॉर सर्टेन पर्पस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ और इवन राइवलरी बिटवीन टू सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, agriculture and industrial sector for example,
or the relationship between sector like the household sector, the business sector and the government in a democratic setup help us understand something happening to the country's economy much better than by only looking at the economy as a whole. तो अब पूरे इकोनॉमी से बेहतर है कि हम लोग थोड़ा सा सेक्टर वाइज डिवाइड करके पढ़े, क्योंकि उससे हम लोग थोड़ा और अच्छे तरीके से आइडिया हम लोग ले सकते हैं और ज्यादा इजीली सिंप्लीफाई करके मॉडल को हम लोग समझ सकते हैं. While moving away from the different goods and focusing on representative goods may be convenient in the process, we may be overlooking some vital distinctive characteristic of individual good. For example, production condition of agriculture and industrial commodities are of different nature. Or if we treat a single category of labor as a representative of all kind of labor, we may be unable to distinguish the labor of the manager of a firm from the labor of the accountant of the firm. So in many cases, instead of, यहाँ से अब आपको ये सब कहानी ज़्यादा important नहीं था, but आप यहाँ से आप समझिएगा. So in many cases, instead of a single representative category of goods for or labor or production technology, we may take a handful of different kind of goods. For example, three general kinds of goods, three general kinds of commodities may be taken as a representative of all the commodities being produced within the economy: agriculture goods, industrial goods and services. These goods may have different production technology and different prices. Macroeconomics also tries to analyze how the industrial output level, prices and employment levels of these different goods get determined. तो यहाँ पे क्या करता है, बोलता है अब थोड़ा सा आपको कंसेप्ट आगे बढ़ाया है कि आप एक गुड से पूरे इकोनॉमी को डिफाइन करो. उससे बेहतर क्या है कि आप पूरे इकोनॉमी को सेक्टर वाइज डिवाइड करो और आप थोड़ा सा सेक्टर वाइज पढ़ो और बेहतर होगा चीजें. अब यहाँ पे पार्टिकुलर जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ध्यान से देखिएगा इस लाइन को. मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो ट्राइज टू एनालाइज हाउ द इंडिविजुअल आउटपुट लेवल, prices and employment level of these different goods get determined. तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, तो वो इन सारे सेक्टर्स को अच्छे से स्टडी करता है और सारे सेक्टर्स में बेसिकली जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो उसके वहाँ पे एक गुड्स का कहानी देखता है, क्या ट्रेंड चल रहा है उसका, और उसके बिहाफ में पूरे इकोनॉमी को लास्ट में सम अप करता है. तो हम लोग पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को कुछ इस तरीके से स्टडी करते हैं, देखते हैं कि एक गुड का कहानी क्या चल रहा है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है, आप सिंपली क्या पढ़ोगे कि एम्प्लॉयमेंट कितना है, आउटपुट कितना है, गुड्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मेरा इकोनॉमी बेहतर कंडीशन में है या नहीं, तो उसके लिए क्या क्या टूल्स है, कैसे हम मेजर करते हैं, प्राइसेस में चेंजेस आ रहा है या नहीं. तो बोलता है आप इतने चीज़ों को आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो. क्योंकि तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले सेक्टर वाइज डिवाइड करेंगे. अब सेक्टर वाइज के गुड्स को स्टडी करेंगे और पूरे उस सेक्टर का कहानी बताएंगे. क्लियर है ना. तो इससे हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा. फ्रॉम दिस डिस्कशन हियर एंड योर अर्लियर रेटिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, you may have already begun to understand in what way macroeconomics differ from microeconomics. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छे से डिफरेंस बताएगा बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो. तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है. बोलता है टू रिकैप्चुलेट ब्रीफली, इन माइक्रोइकोनॉमिक्स you came across individual economic agent. अब आपको एजेंट का नाम बताया होगा, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, बेसिकली बॉक्स से आगे जो हम लोग देखेंगे. तो क्या बोल रहा है कि इन माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग एक इंडिविजुअल एजेंट के बारे में पढ़ते हैं. एंड द नेचर ऑफ मोटिवेशन दैट
दैट ड्राइव देम, और उनका जो मोटिव है जो उनको मार्केट में लाया है, तो इंडिविजुअल मोटिव, माइक्रो में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इंडिविजुअल एजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, और उनका जो मोटिव होगा वो क्या होगा, वो इंडिविजुअल मोटिव होगा। क्लियर है ना? दे वर माइक्रो मीनिंग स्मॉल एजेंट्स, कंज्यूमर्स choosing their respective optimum combination of goods to buy given their taste and incomes, producer trying to make maximum profit out of producing their goods, keeping their cost as low as possible and selling at the price as high as they could get in the markets. In other words, microeconomics was a study of individual markets of demand and supply, and the players or the decision makers were also individuals. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स का कहानी आपको संक्षिप्त में समझा रहा है। बोला जा रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिसके भी बारे, जो भी डिसीजन मेकर है या प्लेयर है, उसके इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई के बारे में हम बात करते हैं कि उसका डिमांड क्या है। अब वो इंडिविजुअल एजेंट क्या क्या हो सकता है, एक कंज्यूमर हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर जो है वो एक कंज्यूमर है, तो वो अपना एक ऑब्जेक्टिव अपने बारे में खुद सिर्फ सोचेगा, वो सारे के बारे में नहीं सोचेगा। क्लियर है ना? अगर वो प्रोड्यूसर है तो वो क्या सोचेगा, अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कैसे ज्यादा कमाएगा, अपने कॉस्ट को कम रखेगा और जितना ज्यादा रेवेन्यू लेगा, जितने ज्यादा पे बेचेगा, वो उसको उतना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पूरा गेम है वो है इंडिविजुअल ओरिएंटेड। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखिए, as trying to maximize their profit as producer or sellers in their personal satisfaction or welfare level. Even a large company was micro in the sense that it had to act in the interest of its own shareholder, which was not necessarily the interest of country as a whole. For microeconomics, the macro meaning large phenomena affecting the economy as a whole, like inflation or unemployment, were either not mentioned or were taken as given. तो बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको इंडस्ट्री का कहानी समझाया, तो इवन एक इंडस्ट्री जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, दैट इज आल्सो नॉट, वी कैन नॉट से कि उस पे जो उसका जो शेयर होल्डर है, माइक्रो जो भी इंडस्ट्री होता है वो क्या करता है, अपना शेयर निकालता है, तो शेयर होल्डर के थ्रू पैसा जमा करता है, फिर इन्वेस्ट करता है। तो बोलता है कि वो अपना कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, और कंपनी का प्रॉफिट मतलब शेयर होल्डर का प्रॉफिट कहीं ना कहीं। तो अब ये जरूरी नहीं है कि अगर शेयर होल्डर का प्रॉफिट हो रहा है तो पूरी कंट्री का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं जो मैक्रो फेनोमेना क्या क्या, तो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये कहीं ना कहीं मिसिंग है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कहीं इससे रिलेटेड कहीं थ्योरीज नहीं है। ठीक है ना? तो यही आपको बता रहा है, और अगर है भी तो वो गिवन है, मतलब कांस्टेंट है। आपको कंडीशन बता दिया जा रहा होगा कि ये प्राइसेस चला जा रहा है, अभी ये जनरल प्राइस लेवल है इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट का इतना कंडीशन है। तो ये माइक्रो में या तो मिसिंग है, या इवन अगर दिया भी गया है तो वो क्या है, वो कांस्टेंट है। These were not variables that individual buyers or seller could change. The nearest that microeconomics got to macroeconomics was when it looked at general equilibrium, meaning the equilibrium of supply demand in each market in the economy. अब आपको यहाँ पे इकोनॉमिक एजेंट का मतलब समझाया है, तो ये बेसिक है, खुद से आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे क्या बताया, वही चीजें बताई गई है, क्या कि हम अगर माइक्रो थोड़ा सा भी क्लोज है तो वो किस सेंस में क्लोज है, जब हम लोग जनरल इक्विलिब्रियम बात करते हैं। और इवन जनरल इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा, तो जितना भी गुड्स है वो अपना इक्विलिब्रियम निकालेगा, तो वहां से क्या होगा, एक जनरल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आएगा। क्लियर है ना? तो बोलता है मैक्रो इज इंटायरली डिफरेंट थिंग एज एंड मैक्रो इज इंटायरली डिफरेंट थिंग फ्रॉम माइक्रो। कोई रिलेशन नहीं, इसके थोड़ा सा भी क्लोज नहीं है। बट इवन अगर हम बलजबरी जीत पे अड़ गए, नहीं भाई हमको रिलेशन निकालना है दोनों के बीच में, तो वो थोड़ा सा क्लोज
हो सकता है और किस सेंस में, जब जनरल इक्विलिब्रियम का बात आएगा तब। अब आपको यहाँ पे इकोनॉमिक एजेंट बताया है, तो इकोनॉमिक एजेंट वही कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। कंज्यूमर क्या चाहेगा, जितना हम खर्च कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मेरे को मिले। प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, कम पैसा में हम ज़्यादा मुनाफा कमाएं। तो ये इंडिविजुअली ओरिएंटेड है, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए, मैक्रोइकोनॉमिक्स tries to address the situation facing the economy as a whole, बट मैक्रो क्या करता है, वो एड्रेस करता है सिचुएशन एज अ होल। अब इसको ध्यान से देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ऑफ थॉट क्या था। तो 1929 से पहले ऐसा माना था कि माइक्रो और मैक्रो एक ही है, हमें अलग अलग थ्योरीज की आवश्यकता नहीं है माइक्रो को पढ़ने के लिए और मैक्रो को पढ़ने के लिए। तो अब यही यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि एडम स्मिथ, the founding father of modern economics, had suggested that if the buyers and seller in each market take their decision following only if their own self-interest, economists will not need to think of the wealth and welfare of the country as a whole separately. Clear बोला जा रहा है भाई साहब, क्या बोला जा रहा है कि अगर इंडिविजुअली सारे व्यक्ति, जितने भी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, जो भी है इकोनॉमी में, खुद का इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, then we do not need to think about the welfare of the society as an different part. तो हमें अलग से उसके बारे में सोचने का कोई आवश्यकता नहीं है। But economists gradually discovered that they had to look further. बट जैसे ही 1929 का डिप्रेशन आया तो अब इकोनॉमिस्ट को लगा नहीं, हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मैक्रो इज डिफरेंट, तो हमें थोड़ा सा अलग थ्योरीज पढ़ना होगा। इकोनॉमिस्ट फाउंड दैट फर्स्ट, इन सम केसेस द मार्केट डिड नॉट और कुड नॉट एग्जिस्ट। सेकेंडली, इन सम अदर केसेस the market existed but failed to produce equilibrium of demand and supply. Thirdly, and most importantly, in a large number of situations, society or the state or the people as a whole had decided to pursue certain important social goal unselfishly. अब इसका जरूरत क्यों पड़ा, क्यों अलग थ्योरीज के लिए का डिमांड बढ़ा कि मैक्रो के लिए अलग थ्योरीज होगा। तो बहुत सारा कंडीशन आपको यहाँ लिखा हुआ है कि मार्केट का हो सकता है थोड़ा अलग रन करे। इवन अगर मार्केट है तो वहाँ पे जो इंडिविजुअल एजेंट बैठे हैं वो अपने बारे में सोचें, क्लियर है ना। तो अगर अपने बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं। इकोनॉमी मतलब एक से नहीं चलेगा, इकोनॉमी में सारे कोई इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है ना। तो for these purpose, macroeconomists had to study the effects in the market of taxation and other budgetary policies. थोड़ा सा मुझे लगता है of the aggregate effects of macroeconomic decision made by the individual economic agents needed to be modified. For these purpose, macroeconomists had to study the effect of market of taxation and other budgetary policies and policies for bringing about the change in money supply, the rate of interest, wage, employment and output. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको कहीं ना कहीं बेसिक फंक्शनिंग बताना है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्या बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल मतलब पूरे इकोनॉमी नहीं, अब पूरे इकोनॉमी का भला सोचना है। तो भला कैसे सोचा जाए, तो हम लोग अलग अलग टूल के थ्रू क्या करेंगे, ये जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, गवर्नमेंट मतलब वेलफेयर, और वेलफेयर कैसे होगा, तो टूल के थ्रू। तो टूल क्या क्या है, अलग टूल क्या क्या है, तो हमारे पास टैक्सेस है, हमारे पास रेवेन्यूज है, हमारे पास एक्सपेंडिचर है जो हम करके भला कर सकते हैं। हम लोग मनी सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, कितना मनी सप्लाई बढ़ाया जाए इकोनॉमी में। अगर इन्फ्लेशन है तो मनी को कम करना चाहे तो मनी निकाला जाए इकोनॉमी से, अगर डिफ्लेशन है तो मनी को अंदर भेजा जाए इकोनॉमी में, मनी सप्लाई बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को सोचना होगा। Macroeconomics has therefore deep roots in the microeconomics because it has to study the aggregate effects of forces of demand and supply in the market. However, in addition, it
it has to deal with the policies and at also modifying these forces। अब बोलता है कि बहुत डीप रूट है, क्लियर है ना। अब अगर हम स्टडी करना चाहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को, तो हमें थोड़ा सा हो सकता है कि जो इंडिविजुअली एजेंट सोच रहा है उसी के अनुसार चले हम, वो जो सोच रहा है उसको मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है, क्योंकि हमें क्या करना है, वेलफेयर करना है इकोनॉमी का। However, in addition, it has to deal with the policies and at also modifying these forces if necessary to follow choice made by society outside the market. In a developing country like India, such choices have to be made to remove or reduce unemployment, to improve access to education and primary health care for all, to provide for good administration, to provide sufficiently for the defense of countries and so on। तो बोलता है कि हो सकता है जो इंडिविजुअली सोचा जाए वही पॉलिसीज को गवर्नमेंट अलाउ कर दे, बट हो सकता है कि जो पॉलिसीज इंडिविजुअली, अगर इंडस्ट्री वाले अपना प्रॉफिट देख रहे हैं तो अब उनका प्रॉफिट तो इकोनॉमी का प्रॉफिट नहीं है, तो हमें ऐसा कभी करना पड़ सकता है कि उनका थोड़ा सा जो पॉलिसीज है वो हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें, क्लियर है ना, मॉडिफाई करें। ये जो मॉडिफिकेशन होगा वो बेसिक क्या होगा, किस लिए होगा मॉडिफिकेशन इन द पॉलिसीज, जो इंडिविजुअली सोच रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो। और वेलफेयर कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक आइडेंटिटीज दिया है जिसके थ्रू हम जिसको बढ़ावा देके इकोनॉमी का वेलफेयर कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स shows two simple characteristics that are evident in dealing with the situation we have just listed. These are briefly mentioned below. First, who are the macroeconomic decision makers or player? तो ध्यान से समझिए क्या बोलता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स shows two simple characteristics that are evident in dealing with the situation we have just listed। और सिचुएशन क्या है, इन सभी का डेवलपमेंट, ये सभी को बढ़ाना है, ग्रोथ करना है इन सभी चीजों का। तो बोलता है इन सभी चीजों को हम लोग इन सभी मैक्रो इकोनॉमिक्स है या नहीं, वो बेसिकली हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक्स से पता कर सकते हैं। क्या, फर्स्ट, हु आर द मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर और प्लेयर। Macroeconomic policies are pursued by the state itself or statutory bodies like the Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI) and similar institutions. Typically, each such body will have one or more public goal to pursue as defined by law or the constitution of itself। अब बोलता है कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का स्टडी कर रहे हैं या नहीं, वो हम लोग पॉलिसीज के थ्रू पता कर सकते हैं। और कैसे हम लोग पॉलिसीज के थ्रू पता कर सकते हैं, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि उस इकोनॉमी में बोल वाला किसका है, वहां पे प्लेयर कौन है। प्लेयर बोलने का मतलब क्या, डिसीजन मेकर कौन है। अगर डिसीजन मेकर वहां का रिजर्व बैंक है, जैसे हम लोग का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अगर वहां या फिर गवर्नमेंट खुद अपने हाथ में लेके रखा है, तो ये अगर कहानी है तो हम लोग समझ सकते हैं कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे जो भी कंसेप्ट आ रहा है वो बेसिकली क्या होगा, वो मैक्रो के लिए आ रहा होगा, वहां पे जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए आ रहा होगा, क्लियर है ना। अब उसी तरह यहाँ पे बताया है, these are not those of individual economic, ये जो है इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स के जैसे नहीं है, जिनका जो मेन एम क्या होता है, वो मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट होता है। अब दूसरा, मैक्रो इकोनॉमिक्स है या नहीं, कैसे पता कर सकते हैं, तो सेकेंडली, व्हाट डू द मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स ट्राई टू डू। अब हम लोग सोचेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब वहां पे जो भी पॉलिसीज लाया जा रहा है उसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का से रिलेटेड है या नहीं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेकेंडली, व्हाट डू द मैक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकर्स ट्राई टू डू। Obviously, they often have to go beyond economic objectives and try to direct the deployment of economic resources for such public needs as we have listed above। अब बोला है कि हम लोग
इससे भी पता कर सकते हैं जो पॉलिसीज आ रहा है उस पॉलिसीज में रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा होगा, तो वो रिसोर्सेज यूज कहाँ पे हो रहा है। अगर वो ये रिसोर्सेज पब्लिक गुड्स में ज़्यादा यूज हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे लोगों का वेलफेयर के बारे में सोचा जा रहा होगा। बट वही रिसोर्सेज ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोवाइड किया जा रहा है, कुछ खास सेक्टर को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मैक्रो का बात नहीं कर रहा है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पॉलिसीज नहीं है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताया क्लासिकल का कि पहले क्या कहानी था। सारे लोग सोचते थे इंडिविजुअली वाला करो, बट इंडिविजुअली में यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया कि नहीं भाई कुछ और होना चाहिए थ्योरीज। अब कैसे पता किया जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी है या नहीं, तो मेन वेलफेयर आपको दिमाग में रखना है। अगर वेलफेयर आंसर आ रहा तो हाँ वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, बट अगर एक से रिलेटेड है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक का बात नहीं कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इमर्जेंस। तो ये आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था, फिर भी हम लोग एक बार पढ़ते हैं क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इमर्ज्ड आफ्टर द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मायनार्ड केन्स पब्लिश्ड his celebrated book The General Theory of Employment, Interest, Money in 1936. The dominant thinking in economics before Keynes was that all the laborers who are ready to work will find employment and all the factories will be working at their full capacity. This school of thought is known as the classical economics. However, the Great Depression of 1929 and the subsequent year saw the output and the employment levels in the countries of Europe, North America fall by huge amount. It affected other countries of the world as well. Demand for goods in the market was low. Many factories were lying idle, workers were thrown out of jobs. In USA, from 1929 to 1933, unemployment rate rose from 3% to 25%. तो जो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का उत्पत्ति हुआ, कहाँ से हुआ। तो कहानी क्या था, 1929 से पहले ऐसा कोई सेपरेट ब्रांच नहीं था, बट 1929 के बाद जैसे ही डिप्रेशन आया और मेन जो फैक्टर था ना माइक्रो और मैक्रो को डिफाइन करने वाला, वो लिक्विडिटी ट्रैप था। हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप को पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से जब हम लोग डिमांड फॉर मनी पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे। लिक्विडिटी ट्रैप के थ्रू यहाँ पे क्वेश्चन क्या गया, क्लासिकल्स बेसिकली जो पहले 1929 के पहले थे कि सब सही है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना प्रोडक्शन पूरा आइडियल कैपेसिटी पे हो रहा है, जो सब सही है ऐसा मानने वाले थे, उनको बोला गया था क्लासिकल इकोनॉमिक्स। अब क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है उसका सबसे बिगेस्ट लूपहोल्स माना जाता है लिक्विडिटी ट्रैप, जो कि किन्स के द्वारा क्वेश्चन किया गया है। तो हम लोग समझेंगे और यही सारी बातें लिखा हुआ है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा इकोनॉमी में। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, तो ये सारी बातें हमने फर्स्ट क्लास में की थी एंड उम्मीद है आपने वो क्लास देखी होगी। नहीं देखी है देन प्लीज जाके उसको एक बार देखें। नेक्स्ट देखिए, कॉन्टेस्ट ऑफ द प्रेजेंट बुक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रेजेंट से कैसे रिलेटेड है, थोड़ा सा उसको हम लोग समझते हैं। तो वी मस्ट रिमेंबर दैट द सब्जेक्ट स्टडी, वी मस्ट रिमेंबर दैट the subject under study has a particular historical context. We shall examine the working of the economy of a capitalist economy in this book. Capitalist economy basically क्या है, जहाँ पे आदमी जो है अपना वाला सोच रहा है, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, वो जो भी कर रहा है उस इकोनॉमी में जो भी इंडस्ट्रीज है वो खुद के बारे में सोचते हैं और गवर्नमेंट अलाउ करता है, वहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट उनके लिए उनके ऊपर थोपता नहीं है। तो क्या बोलता है, इन अ कैपिटलिस्ट कंट्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर मेनली कैरिड आउट बाय कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। A typical capitalist enterprise has one or several entrepreneurs
अब बताया मतलब यहाँ पे क्या, people who exercise control over major decision and bear a large part of risk associated with the firm and enterprise. They may themselves supply the capital needed to run the enterprise or they may borrow the capital. अब यहाँ पे बोलता है कि भाई रिस्क लेता है, इंडिविजुअल रिस्क लेता है, वो खुद से डिसीजन लेता है। डिसीजन लेने का मतलब क्या, रिस्क लेना, और डिसीजन पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है इंडिविजुअल डिसीजन लिया जा रहा है, किसके द्वारा, तो एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा। अब वो प्रॉफिट भी कमा सकते हैं इस डिसीजन के थ्रू या लॉस में भी जा सकते हैं। They may themselves supply the capital needed to run the enterprise or they may borrow the capital. अब वो क्या कर सकते हैं, उनको जितना इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरत है उनके पास कैपिटल होगा और कभी कभी कैपिटल नहीं भी होगा, तो अब सप्लाई कहाँ से किया जाएगा, तो वो बोरो करेंगे। किससे बोरो करेंगे, हाउसहोल्ड से बोरो करेंगे। अभी हम लोग एक कहानी समझेंगे थोड़ा सा जस्ट 5 मिनट के बाद, बट अभी यहाँ पे समझ रहे हैं कि एक क्या है, एंटरप्रेन्योर्स है, वो क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। और जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स का ज्यादा प्रभुत्व है, जहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, वैसे इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, तो वैसे इकोनॉमी को हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब ऐसे पर्सन को कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखिए, टू कैरी आउट प्रोडक्शन दे आल्सो नीड अ नेचुरल रिसोर्स, a part consumed in the process of production, that is raw material, and a part of fixed, that is example plot of land. They need the most important element of human labor to carry out production. This we shall refer to as labor. After producing output with the help of these 3 factors of production, namely capital, land, labor, the entrepreneur sells the product in the market. The money that is earned is called revenue. तो आपको ये मैक्रो का बात कर रहा है। मैक्रो में हमने पहले से पढ़ा क्या कि 4 बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलने का मतलब क्या, वैसे फैक्टर जिसको यूज करके हम लोग प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं। अब क्या क्या बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये 3 बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब इन तीनों को यूज करके क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। प्रोडक्शन करने के बाद क्या किया जाता है, उसको मार्केट में बेचा जाता है, जहां से क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। अब बोलता है पार्ट ऑफ द रेवेन्यू इज पेड आउट एज रेंट फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय लैंड। मतलब अगर हम लैंड यूज कर रहे हैं तो हम क्या देंगे बदले में, हम रेंट देंगे। अगर हम लेबर यूज कर रहे हैं तो हम बदले में क्या देंगे, हम वेज देंगे उसको, क्योंकि हमने उसका प्रोडक्शन में काम लिया है। अगर हम कैपिटल यूज कर रहे हैं तो क्या देंगे बदले में उसको, हम उसको इंटरेस्ट देंगे। अगर हम मनी को बोरो कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे, और अगर हम मनी किसी को दे रहे हैं तो इंटरेस्ट लेंगे। क्लियर है ना। तो ये बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। अब बोलता है कि पार्ट ऑफ द रेवेन्यू इज पेड आउट एज रेंट फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय लैंड, पार्ट ऑफ इट इज पेड बाय कैपिटल एज इंटरेस्ट, and part of it goes to labor as wage. The rest of the revenue is earning of the entrepreneur and it is called profit. Profits are often used by the producer in the next period to buy new machinery or to build new factories so that production can be expanded. अब क्या बोलता है कि प्रोड्यूसर जो भी बच गया रेवेन्यू, उसके बाद जितना पैसा आया था उसने रेंट दे दिया, वेज दे दिया, अब उसने इंटरेस्ट भी दे दिया। अब जो भी पैसा उसके पास बचा वो क्या करेगा, वो अपने पास रखेगा। क्यों भाई, क्योंकि उसने रिस्क लिया था इकोनॉमी में, और रिस्क लिया तो प्रॉफिट तो मिलना चाहिए, तो वो प्रॉफिट के रूप में अपने पास रखेगा। अब ये जो प्रॉफिट आया वो क्या करेगा, वो या तो इन्वेस्टमेंट करेगा या तो उसको एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करेगा। क्लियर है ना। वो नया मशीन लेगा तो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। अब देखिए आगे आपको समझाया गया है, in short a capitalist economy can be defined as an economy in which most of the economic activities have the following characteristic। अब आपको थोड़ा सा पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किसका रोल होता है, तो जो प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर के बारे में आपको थोड़ा समझाया
अब फिर से वापस कहाँ आ गया, आपको वापस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे ले आया कि कैसे हम पता करें कि उस इकोनॉमी में वो इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है या नहीं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, देयर इज अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टेक्स प्लेस फॉर सेलिंग द आउटपुट इन द मार्केट, there is a sale and purchase of labor services at a price which is called the wage rate, जिस रेट पे वो लेबर को हायर कर रहा है। तो यही बताया गया है। तो बोला जा रहा है इससे आप पता कर सकते हैं अगर प्राइवेट ओनरशिप है, मतलब गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर रहा, बोल रहा है आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं आप फ्री हैं, आप करिए मार्केट में बेचिए, जितना कमा रहे हैं आप कमाइए। तो अगर प्राइवेट ओनरशिप है, वो खुद से सब कुछ हायर कर रहा है, उसके बदले पे कर रहा है, तो वैसे इकोनॉमी को हम देख के बोल सकते हैं कि वहां पे अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, मतलब प्रभुत्व किसका ज्यादा है, वहां पे जो भी प्रोड्यूसर है, और उसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो इकोनॉमी है क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर है ना। अब देखिए नीचे में कुछ और समझाया गया है। अभी इसको समझने से पहले कुछ और हम लोग समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, बट एक बार हम लोग देखिए, यहाँ पे माइक्रो लिखा हुआ है, यहाँ मैक्रो एजेंट लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझिए, जब भी आप पढ़ रहे हैं मैक्रो, तो सबसे पहले एजेंट के बारे में जानना जरूरी है। माइक्रो में क्या होता है, कंज्यूमर्स होते हैं। मैक्रो में सारे कंज्यूमर्स, देखिए यहाँ पे लिखा गया समेशन ऑफ कंज्यूमर, तो सारे कंज्यूमर्स को हम लोग मिलाते हैं और क्या बोलते हैं उसको, हाउस होल्ड। तो आप जब भी मैक्रो पढ़ेंगे ना तो हाउस होल्ड पढ़ेंगे, और ये हाउस होल्ड कौन है, कोई और नहीं है, ये हाउस होल्ड वही है जो फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। फैक्टर सर्विसेज देने में मतलब क्या, कि अगर कोई प्रोडक्शन करना चाहता है, उसको लैंड चाहिए, उसको लेबर चाहिए, उसको मनी चाहिए, ये दे कौन रहा है, तो ये यही हाउस होल्ड दे रहा है। तो हम जब भी माइक्रो पढ़ते हैं तो वहां पे हम एक कंज्यूमर बोलते हैं, बट जब भी हम मैक्रो पढ़ रहे हैं तो हम सारे कंज्यूमर्स को मिला दे रहे हैं, और यही सारे कंज्यूमर्स को हम क्या बोल रहे हैं, हाउस होल्ड बोल रहे हैं। क्लियर है ना। मैक्रो में देखिए, फिर माइक्रो में हम लोग क्या बोलते हैं, फर्म्स। अब ये फर्म्स मिल जाता है तो इसको बोला जाता है इंडस्ट्री। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है कि कॉलगेट का फैक्ट्री है, पेप्सोडेंट का फैक्ट्री है, तो इंडिविजुअली कॉलगेट जो है वो मेरा एक फर्म है, पेप्सोडेंट मेरा जो है वो एक फर्म है, बट इन सभी को हम मिला देंगे तो क्या बोलेंगे कि ये मेरा टूथब्रश का इंडस्ट्री है। अब ऐसे मैक्रो में जब बोला जाएगा ना, तो हम इंडस्ट्री या फर्म, हम इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे, हम ऐसे सारे इंडस्ट्री को मिला देंगे और बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, फर्म्स। क्लियर है ना। तो ये एजेंट के बारे में हम देख रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो में भी गवर्नमेंट होता है, मैक्रो में भी क्या होता है, गवर्नमेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, एक एक्स्ट्रा फैक्टर आपको जो मैक्रो में पढ़ने को मिलेगा वो है एक्सटर्नल सेक्टर। मतलब हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेंगे, अब उसको छोड़ के जो भी है पाकिस्तान, चाइना, वो सब क्या है, एक्सटर्नल सेक्टर। तो मैक्रो एजेंट क्या क्या है बेसिकली, जिसका मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज है, कौन कौन सा है, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। अब इनका यूज क्या क्या है, तो देखिए हाउस होल्ड सेक्टर का क्या यूज होता है, तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है हाउस होल्ड क्या करते हैं, तो हाउस होल्ड जो करते हैं वो कंजम्पशन और सेविंग करते हैं। आपको ये याद रखना है, हाउस होल्ड का क्या काम है, जो भी हाउस होल्ड है या तो वो कंजम्पशन करता है या तो सेविंग करता है, और यही फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सर्विसेज देगा, पेमेंट लेगा, तो जो भी पेमेंट आता है कहाँ खर्च करेगा, या तो कंजम्पशन में या तो सेविंग में। फर्म्स कहाँ पे खर्च करेगा, प्रोडक्शन में या तो इन्वेस्टमेंट में। गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, काम क्या है, वेलफेयर करना। अब वेलफेयर कैसे कैसे करेगा, तो ये बात टैक्स लेगा या फिर रेवेन्यू, उसके पास जो रेवेन्यू आ रहा है उसका खर्च करके करेगा, सब्सिडीज प्रोवाइड करेगा। तो ये फंक्शन है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या फंक्शन है, वो या तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा या फिर इंपोर्ट करेगा। इधर भेज रहा है इंपोर्ट और हम लोग उसको भेज रहे हैं, फिर कंजम्पशन कर रहा है तो वो एक्सपोर्ट। तो बेसिक मैक्रो एजेंट इकोनॉमी में क्या क्या है, तो ये चार बेसिक मैक्रो एजेंट है और इनका फंक्शन ये है। क्लियर है ना। तो ये आपको बताना था। अब हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं
ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए अब यही यहाँ पे बताया गया, आपको फर्म्स के बारे में बताया गया, तो एक बार आप इसको खुद से पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और ज़्यादा वीडियोस को भी अभी हम लोगों को नहीं करना चाहिए, बट फिर भी हम लोग एक ऊपर से पढ़ते हैं, समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, और क्योंकि बेसिक जो आपको यूज़ हुआ होगा वो हम लोग अच्छे से देख लेंगे, कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। क्या बोला जा रहा है, इफ वी अप्लाई द above mentioned 4 criteria to the countries of the world, we would find that capitalist country have come into being only during the last 3 or 400 years. Moreover, strictly speaking, even at a present, a handful of countries in North America, Europe and Asia will qualify as capitalist country. कैपिटलिस्ट कंट्री क्या है भाई, खुद का मन मर्जी, हम हायर कर रहे हैं, हम सारा कुछ दे रहे हैं, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इन मैनी अंडरडेवलप्ड कंट्री प्रोडक्शन इज कैरीड आउट बाय पीजेंट फैमिलीज, wage labor is seldom used and most of the labor is performed by the family members themselves। बोलते भाई साहब वेज लेबर ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, वहाँ मिनिमम वेज रेट का बात ही नहीं है, क्लियर है ना। तो वैसे कंट्रीज भी क्या होंगे, एक तरीके से आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही है। प्रोडक्शन इज नॉट solely for the market, a great part of it is consumed by the family, neither do many peasants farm experience significant rise in capital stock over time। कैपिटल स्टॉक हम लोग समझेंगे क्या होता है स्टॉक, थोड़ा सा नेशनल इनकम हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छे तरीके से हम लोगों को स्टॉक के बारे में समझना है। तो यहाँ पे इतना ही प्रोडक्शन किया जाता है, यहाँ पे कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं है भाई साहब बेचना है प्रॉफिट कमाना है, क्लियर है ना। इन मैनी ट्राइबल सोसाइटीज द ओनरशिप ऑफ लैंड डज नॉट एग्जिस्ट, द लैंड में बिलोंग टू द होल ट्राइब। इन सच सोसाइटीज द एनालिसिस दैट वी shall present in this book will not be applicable. It is however true that many developing countries have a significant presence of production unit which are organized according to capitalist principle। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि ट्राइबल होते हैं, मतलब पूरे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कहीं पे लैंड पीजेंट के पास होता है, बट जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है, उनका प्रिंसिपल एक अलग होता है, वहाँ पे छूट दिया जाता है, आप जो करिएगा करिएगा, रेस्ट्रिक्शन बहुत कम रखा जाता है, क्लियर है ना। क्यों, क्योंकि ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां का वही उद्धार होगा, तो इन्वेस्टमेंट ऐसा डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन इसीलिए कम रखा जाता है। द प्रोडक्शन यूनिट विल बी कॉल्ड फर्म। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जितने भी प्रोडक्शन यूनिट होंगे क्या बोला जाता है, फर्म बोला जाता है। इन अ फर्म द एंटरप्रेन्योर्स is at the helm of affair. She hires wage labor from the market. She employs the service of capital and land as well. After hiring these inputs, she undertakes the task of production. Her motive for producing goods and services referred to sell them in the market and earn a profit. Clear है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक ऑर्गेनाइज वे में सारा चीज है। In this process, she undertake risk and uncertainty. For example, she may not get a high enough price for the goods she is producing. This may lead to fall in the profit that she earns. It is to be noted that in the capitalist country, the factor of production earn their incomes through the process of production and sale of the resultant output in the market. तो क्या बोलता है, जो भी जितने भी डेवलप्ड कंट्री है वहां पे क्या है, वहां पे एक प्रॉपर वेज में है। प्रॉपर वेज बोलने का मतलब क्या, वहां पे प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, ये प्रोड्यूसर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सबसे पहले लैंड को जो कि फिक्स कैपिटल है उसको खरीद रहे हैं, फिर लेबर ले रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, रेंट कैपिटल ले रहे हैं। अब अगर डेवलप्ड इकोनॉमी है तो क्या होगा, एक प्रॉपर तरीके में पूरा चीज फंक्शन हो रहा है। लैंड ले रहे हैं तो वो इसके बदले में रेंट पेमेंट कर रहे हैं, ये इसके बदले में वेज पेमेंट कर रहे हैं। कैपिटल अगर वो मनी बोरो कर रहे हैं तो उसके बदले में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट वो ये सब कर क्यों रहे हैं, तो प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये एक पैटर्न है, क्लियर है ना। पैटर्न क्या चल रहा है कि पहले हायर कर रहे हैं और सर्विसेज को ले रहे हैं, और इन सर्विसेज के बदले वो क्या कर रहे हैं, फैक्टर पेमेंट पे कर रहे हैं। पेमेंट क्या क्या, ध्यान से देखिए, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ये एक प्रॉपर वे में चला जा रहा है। ये थोड़ा सा अच्छा से दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो। The state in many instances undertakes production apart from imposing taxes and spending money on the building public infrastructure, mining, school, college, providing health, etc. These economic function of the state have to be taken into account when we want to destroy the economy of a country. For convenience, we shall denote here term to denote the state. तो आपको यहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट के बारे में ही बता रहा है। तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के बारे में बता रहा है। गवर्नमेंट का बेसिकली काम क्या होता है, तो टैक्स वसूलना, और ये जो टैक्स वसूल रहे हैं उससे वो क्या करेंगे, वेलफेयर करेंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, क्लियर है ना। तो ये आपका दूसरा इकोनॉमिक एजेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, अपार्ट फ्रॉम द फर्म्स एंड द गवर्नमेंट, हम लोगों ने दो एजेंट के बारे में बात किया। Apart from the firms and government, there is another major sector in an economy which is called household sector. By a household sector, we mean a single individual who take decision relating to her own consumption, or a group of individuals for whom decision relating to consumption are jointly determined. तो हाउसहोल्ड बेसिकली क्या है, जो फैक्टर, आप याद कैसे रखेंगे, हाउसहोल्ड मतलब जो फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, किसको दे रहा है, फर्म्स को दे रहा है, उसके बदले में क्या है, उसको मनी मिल रहा है, और ये जो मनी मिल रहा है वो क्या करेगा, वो कंजम्पशन करेगा या फिर सेव करेगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है, आप खुद से एक बार देखेंगे। एंड आज का क्लास हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होना है, और यहाँ पे कंटिन्यूअस लाइट फॉल कर रहा है, तो थोड़ा सा उससे क्या होता है, दिक्कत होता है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा हो सकता है आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े, बट आपको पसंद आया होगा ऐसा उम्मीद है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।